Hello students, in this video I am going to explain the basic concepts of electrochemistry. Okay, electrochemistry is the third unit of class 12th chemistry. Before I start the topic, let us introspect why you should study electrochemistry. आज की डेट में जो भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो हो रही है कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू. सबसे ज़्यादा मोबाइल्स इन्वॉल्व हैं. तो वहाँ पे इन सभी गैजेट्स में बैटरीज लगी होती हैं. तो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर हम लोग पढ़ते हैं. घर के बाहर निकलते हो, कार में घुसोगे, व्हीकल में घुसोगे, उसमें भी बैटरी लगी हुई है. आपके घर में टॉर्च है, लाइट जाती है, यूज़ करते हो. आपके ईयरफोन्स हैं, ईयरडॉप्स हैं, टैबलेट फैबलेट, इतने तरह के जो भी गैजेट्स हैं सभी में बैटरी सेल का रोल है. उसके बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक को अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो वो एक बहुत स्ट्रेंज बात होगी. तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है. इस चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है इसमें दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं ज़बरदस्त. पहली है केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन. इसमें से जो ऊपर वाली प्रोसेस है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोसेस अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये. और जो दूसरी प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होती, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. थोड़ा सा 11th थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स में जा रहा हूँ. वो सभी प्रोसेसेस जो अपने आप होती हैं उनको हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं. जैसे यहाँ से आपने पानी फेंका ऊपर से नीचे की ओर, तो ये अपने आप ही गिरता है. इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती. हाइट से पानी, स्टोन, कोई भी चीज़ है वो अपने आप मूव करती है. सपोज हाइट पे, और आप ये भी जानते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो डेल्टा का मतलब है चेंज और जी का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी. तो हुआ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए जो पहली प्रोसेस है उसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है. सपोज पानी जब ऊपर था, हम कहते हैं यहाँ पे इसकी हाई पोटेंशियल है, और जब पानी नीचे पहुँचता है तो कहते हैं हम इसकी लो पोटेंशियल है. और ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई टू लो, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. अब ऊपर सपोज पानी की एनर्जी थी 300 किलो जूल पर मोल, और जब पानी नीचे गिरी तो उसकी एनर्जी होगी 150 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो एनर्जी कम हो गई ना. ये एनर्जी जो कम होती है जाती कहाँ है? थोड़ा सा टॉपिक के बाहर जा रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ. ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी यूज़ हो रही है टू डू सम यूज़फुल वर्क. और वो यूज़फुल वर्क क्या है? पानी का ऊपर से नीचे की ओर आना. ओके, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है. इसमें अपने आप ही ये प्रोसेस हो रही है, अपने आप ही इसकी एनर्जी हाई से लो हो रही है. ठीक है, सो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल यूजफुल वर्क फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है. अब अगर मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दूं कि पानी को अब आपने नीचे से ऊपर मंजिले में चढ़ाना है हाइट पे, तो आपको मोटर चलाना पड़ेगा. वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़नी है. तो वो फिर जो है आपके प्रोसेस को करेगा. तो ये प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी लगानी पड़ती है तो हम उन प्रोसेस को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये दो प्रोसेसेस होते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन. ये दोनों ही प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं दो तरह के सेल्स के अंडर, जिसके गिर्द ये पूरी यूनिट घूमती है. पहली टाइप ऑफ सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या डैनियल सेल भी कहते हैं. तो इसमें हो क्या रही है?
दो हाफ सेल्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन आगे की स्लाइड में देने वाला हूँ, जो इनको हम दो कंटेनर्स कह रहे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं उनके ही इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, और फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाता है वोल्ट मीटर के माध्यम से, और बीच में साल्ट ब्रिज लगी रहती है। जब हम इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, और ये अपने आप ही होता है। ये प्रोसेस बाहर से आप लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते, अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डैनियल सेल कहते हैं इसको। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है कि वहाँ पे एक ही सेल होता है, उसी के अंदर आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स किए हुए। अब हम इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करती है इस सॉल्यूशन के अंदर तो वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पहली दफ़ा पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो अब हम आपको आगे डिटेल में सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसे गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दो हाफ सेल है जैसा मैंने आपको बताया था, जिंक और उसी का ही जो इलेक्ट्रोड है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड, उसको इसी के इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट में डाल दिया। राइट साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कि कॉपर सल्फेट में डाल दिया, और इन दोनों सेल्स को एक साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो जिंक है ना, ये जिंक ये काफ़ी रिच होता है, और जो रिच लोग होते हैं वो अपने चीज़ों को वो जल्दी जल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो दे कैन डोनेट, आई मीन टू से, ओके। तो यहाँ पे जो जिंक रॉड है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने जो जिंक को ये लूज़ कर देता है और वो जिंक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयन तो चला जाता है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे ही रह जाती है, यहाँ पे इसी रॉड के ऊपर रह जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ओके। अब ये एक वायर के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये जो कॉपर रॉड और इसको डाला गया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे ये जो कॉपर आयंस हैं ये हैं गरीब, इनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ को मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में मौजूद जो आपके कॉपर आयंस हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, और इस कॉपर की रॉड के ऊपर कॉपर मेटल की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट साइड वाला जो सेल है, जिंक सल्फेट वाला जो सेल है, वहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ आयन में, और राइट साइड में कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल की फॉर्म में। अब आपको एक टर्म याद रखनी है, लोन, LOAN। भैया लोन तो अमीर लोग दे सकते हैं, जिसके पास पैसा हो वो दूसरे को लोन दे सकते हैं। तो जो जिंक है ना, जो मतलब अमीर का मतलब है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जो गैल्वेनिक सेल है उसका लेफ्ट वाले हाफ को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, और इसमें कुछ पॉइंट्स आपकी इस लोन, इस न्यूमेरिक से याद रखे जा सकते हैं। L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, L फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड L फॉर लेफ्ट साइड, ये आपका जिंक रॉड जो है ना वो लेफ्ट साइड में मौजूद है, और O फॉर ऑक्सीडेशन। आप देखिए जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ आयन में जा रहा है तो हम इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड एक्ट करता है, ए का मतलब एनोड है। अब हमने जो पढ़ा है नॉर्मली एनोड पे हम लोग जो बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे एनोड पे जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, चार्ज नहीं कह रहा मैं, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज हो रहे हैं, इसलिए इस पे साइन नेगेटिव है, ओके। और ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड पे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप।
तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सेटअप जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब बीच में ये ब्रिज है, साल्ट ब्रिज जिसे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ब्रिज, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो कंटेनर्स को, दो हाफ सेल, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ, राइट वाला रिडक्शन हाफ, उनको कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्रिज कहा हमने। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और इस सर्किट को कंप्लीट भी करता है। ये इसके दो फंक्शंस हैं। और इसको हम सॉल्ट ब्रिज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम सॉल्ट डालते हैं। ये सॉल्ट होते हैं पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट। तो जो एनाइन है आपका, जैसे क्लोराइड आइन है, वो लेफ्ट साइड को मूव करता है और जो कैटाइन है वो राइट साइड को मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो दो सॉल्ट्स हैं, मिक्सचर है, इसको एक जो एल्गा होता है, अगर एल्गा नेम्ड अगर उसमें अंदर इसको फिक्स करके रखते हैं ताकि सॉल्ट इसमें सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली ना चला जाए। और इधर से प्लगिंग भी की जाती है, कॉटन प्लगिंग। इसका भी वही रोल है कि आयंस निकलें लेकिन सॉल्ट ना गिर जाए सॉल्यूशन में। अब आप ज़रा ये समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है, इस पे हम लोगों ने ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है कैसे? देखो, लेफ्ट साइड में जो जिंक सल्फेट का कंटेनर है ना, वहाँ पे स्टार्टिंग में सपोज ये 100 आइन जिंक के थे और जिंक आइन, और 100 आइन जो है सल्फेट आइंस के थे। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होना शुरू हुआ ना, तो अब तो ये जिंक आइन सॉल्यूशन में बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटाइंस हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगे हैं, और उन बड़े हुए कैटाइंस, जिंक आइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्लोराइड आइंस आने लगते हैं और इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जिंक आइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑक्सीडेशन की होने की वजह से जनरेट हुए, उनको ये क्लोराइड आइन न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आप राइट साइड में, मतलब कि रिडक्शन हाफ इसे कहते हैं, इस रिडक्शन हाफ के कंटेनर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है? पहले तो 100 आइन जो है कॉपर आइन थे और 100 आइन सल्फेट आइन थे, लेकिन जैसे ही वो रिडक्शन प्रोसेस शुरू होने लगी, मतलब सॉल्यूशन में मौजूद जो कॉपर आइन थे वो यहाँ कॉपर की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगे, तो इनका रेशो गड़बड़ा गया। सल्फेट आइंस अब कॉपर आइन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गए, क्योंकि कॉपर आइन डिपॉजिट हो रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो रही है ना। तो जो बड़े हुए सल्फाइड आइंस हैं, उन बड़े हुए सल्फाइड आइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ से ये जो पोटेशियम आइंस है ये मूव करते हैं, और इस सल्फेट आइंस जो नंबर में अभी ज़्यादा लग रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब आपको ये देखना है, ये सीखना है कि इस रिएक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो करंट, फिजिक्स क्या कहता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आए, कॉपर पे आए, तब ये सर्किट कंप्लीट हुआ। एट दैट मोमेंट करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये करंट की प्रोडक्शन आपकी शुरू हो गई। और इसकी हमें रीडिंग मिलती है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो चाहे एमीटर लगा दो। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और एमीटर से इलेक्ट्रिसिटी करंट मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सेटअप है डैनियल सेल का या गैल्वेनिक सेल का, इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्टेज निकलती है 1.1 वोल्ट निकलती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। कैसे निकलती है उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑक्सीडेशन हाफ पे zinc was changing into zinc ion. This is the oxidation process, and above one which was taking place in reduction half cell, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अब इसको हम ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे दे सकते हैं। देखिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो ये जिंक आइन प्लस कॉपर आइन चेंजेस इनटू जिंक आइन एंड कॉपर मेटल, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको आगे की स्लाइड में ये बताने जा रहा हूँ कि सेल पोटेंशियल क्या होती है। इस सेल पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं,
इसको हम लोग EMF भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ई सेल फॉर्मूला लिखा है इन्होंने ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट साइड में हमारा क्या होता था, रिडक्शन, और लेफ्ट साइड में क्या होता था, ऑक्सीडेशन। ये हमने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिखाया है। तो रिडक्शन जो हो रही थी वो किसकी हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी किसकी हो रही थी, कॉपर आयन की। किस में, कॉपर में। और वैसे ही ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, जिंक की हो रही थी, लेकिन हम यहाँ पे आयन ओब्लिक मेटल ही लिखते हैं, पहले आयन और मेटल ही आता है। ओके, अब हम जब इसकी वैल्यूज डालते हैं ना, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल। जब हमने नॉट लगा दिया तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसको भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग ये ई नॉट सेल की वैल्यूज़ डाल देते हैं, और कॉपर के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो टेबल आपको दिया होता है एनसीईआरटी में, वहाँ से ले रहा हूँ। ये होती है 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1.1 वोल्ट बनती है। तो दिस इज़ द ई नॉट सेल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई नॉट सेल होता क्या है। तो ये आपको इस स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस विच डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड है, सपोज ये कॉपर है, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है कॉपर सल्फेट का। अब ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन सपोज लूज करता है, ओके, ये लूज करेगा। तो यहाँ पे जो इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहे इसके ऊपर, ओके, और जो आइंस बने, ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस बने, ये यहीं पे ही इसके साथ में ही आ गए। तो आप देख रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स और इन आइंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड एंड आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जो इस डेफिनेशन में आपको बताई गई है। तो अगर यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर स्टैंडर्ड ले लें, प्रेशर स्टैंडर्ड ले लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर ले लेते हैं, तब हम उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल, तो ये कहते हैं। और ये ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे आगे की स्लाइड में बताया था कि ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और राइट साइड में होती है आपकी रिडक्शन और लेफ्ट साइड में होती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यही वो सेल पोटेंशियल की बात की गई जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। मैं आपको डैनियल सेल के पास ही ले जा रहा हूँ, मैं आपको पीछे की स्लाइड की ओर ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये डैनियल सेल है। तो इधर देखिए क्या हो रहा था, जिंक की इलेक्ट्रोड थी और ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था, ऐसे जो हमने अभी पीछे बताया। बीच में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, इस सॉल्ट ब्रिज को डबल रॉड से हम शो करते हैं। और ये जो आपका कॉपर मेटल है, ये जो सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर रिड्यूस हो रहा था कॉपर की फॉर्म में। तो मतलब कि हमने वैसे ही लिख देना है जैसी रिएक्शन हो रही है, कॉपर आयन इज चेंजिंग इनटू कॉपर। और आइंस आके हमेशा एक्वस मीडियम में होते हैं, यहाँ पे भी एक्वस लिखा और यहाँ पे भी एक्वस, और इलेक्ट्रोड हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन इसे कहा जाता है, ओके। और ये लेफ्ट वाले में लोन का कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखना है, लॉस लेफ्ट
ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लोन का आपको जो पीछे बताया था वो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होनी है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें होता है और उसको एनोड लिया जाता है और वो नेगेटिवली साइंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे की स्लाइड में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो ये है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन ई नॉट वैल्यूज़ को। जैसे मैंने अभी आपको डैनियल सेल की ई नॉट वैल्यू निकाल के दिखाई थी, मैंने बताया था कि डैनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है। तो हमने उसमें ई नॉट सेल में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड किया, कॉपर माइनस जिंक किया। अब उसकी ई नॉट वैल्यू हमने कॉपर की ली थी, कॉपर आयन की प्लस 0.34 वोल्ट, और जो जिंकाइन है उसकी हमने ली थी माइनस 0.76 वोल्ट। ये ऐसी जो पूरी सीरीज़ बनी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जब जाते हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की पूरी सीरीज़ आपको दी गई है एनसीईआरटी में। वो सीरीज़ किस बेसिस पे बनाएगी, अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोड्स की ई नॉट वैल्यू को कैसे डिटेक्ट किया गया, वो चीज़ हमें पता लगती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शी भी कहते हैं, SHE, ओके। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इनको टाइटल लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये दिस इज रिटन हियर। और यहाँ पे एक कमी लग रही है कि यहाँ से भी एक आउटलेट होता है, ये ऐसे होल होता है ये, ठीक है, दोनों तरफ से। तो शी कैसे काम करता है इसको मैं आपको आगे की स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी, सॉरी, उसमें आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। और लेकिन इतना आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड टू फाइंड द ई नॉट वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। वो कैसे होती है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।